स्वागत है दोस्तों। बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के किसलय पुस्तक में मंत्र कहानी लगी हुई है जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा कि इसमें एक डॉक्टर होता है और डॉक्टर का नाम डॉक्टर चड्ढा है और इसका जो दूसरा पात्र है वह है भगत, जो एक सांप का मंत्र, सांप को पालने वाला व्यक्ति होता है, सपेरा, जो जिसे पूरे क्षेत्र भर में भी अगर किसी कहीं सांप निकला हो, सांप ने किसी को काट लिया हो तो उसके उपचार के लिए अपने मंत्रों से वो उसे ठीक करता है। उस बूढ़े व्यक्ति का जो बच्चा रहता है वह काफ़ी दिन से बीमार रहता है और मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्ढा के पास पहुंचता है और डरते डरते उनके पास जा कर के कहता है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि कौन है, क्या चाहता है। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। लेकिन डॉक्टर चड्ढा नहीं मानते हैं। वो अपनी घड़ी देखते हैं और घड़ी देखते हुए कहते हैं, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है, 6 पहले ही बीमारी से मर गए, हम रो रो कर मर ही जाएंगे। लेकिन डॉक्टर चड्ढा उसकी इतनी प्रार्थना के बावजूद नहीं मानते और उसके बच्चे को कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, कोई उपचार नहीं करते और वो खेलने के लिए अपने समय पर निकल जाते हैं। आप देखेंगे कि यह कहानी जो शुरुआत हुई है यह 2 वर्गों के बीच का अंतर्द्वंद है। एक जो धनिक वर्ग है, जो रईस कहा जाता है, और एक दूसरा अति गरीब वर्ग है, जिसकी अमीरों की दृष्टि में जिस तरह से गरीबों की मृत्यु, उनकी बीमारी की कोई अहमियत नहीं होती, किसके परिवार का कौन सा परिजन मर जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जा रही है, वो बहुत बीमार है, उनके लिए कोई संवेदना का विषय नहीं होता है। यह कहानी शुरुआत में यही दिखता है कि अपने खेल के वक्त को नाजायज किसी गरीब के उपचार में वह डॉक्टर नहीं व्यर्थ करना चाहता, इसलिए वह खेलने को प्राथमिकता देता है और अपने खेल के वक्त पे निकल जाता है मैदान की ओर। और उस गरीब व्यक्ति का बच्चा इतनी प्रार्थना के बावजूद डॉक्टर जब उसे नहीं देखता तो वो प्राण त्याग देता है। डॉक्टर ने मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं और कार में बैठकर चले गए, बोले कल आना। आप इस कहानी से यह अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ बच्चा और डॉक्टर का कहना है कि कल आना। यह हम जो आज भी वर्तमान में आप देखेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की संवेदनहीनता की यही स्थिति है। गरीब व्यक्ति के पास यदि धन नहीं है, अगर उसके पास कोई साधन नहीं है, तो डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें उपचार करने से मना कर देती हैं। यह स्थिति वर्तमान में भी यही है और तब के दौर में भी वही था जब प्रेमचंद यह कहानी लिख रहे थे। डॉक्टर ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और मोटर में बैठकर बोले कल आना। मोटर चली गई और उस रात हंसता खेलता 7 साल का बच्चा इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छीन गया। एक यह इंसिडेंट, एक जो ये दृश्य बन रहा है, उससे आप इस अंतर्द्वंद को समझ सकते हैं कि धनिकों की दृष्टि में आम आदमी, सामान्य मनुष्य के जीवन की कोई अहमियत, कोई मूल्य नहीं होता है। प्रेमचंद जी ने इसी विषय को उठा करके इस मंत्र कहानी को लिखा है। आगे कहानी बीतती है। प्रेमचंद जी कहानी को बहुत आगे लेकर के जाते हैं और लिखते हैं, कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश कमाया। उसके एक बेटा जिसका नाम कैलाश रहता है और उसकी एक बेटी रहती है डॉक्टर चड्ढा की, तो वो उसकी शादी हो जाती है, वो चली जाती है। डॉक्टर का बेटा कैलाश, उसे सांप पालने का बड़ा शौक रहता है और उसकी 20वीं सालगिरह रहती है। उसके कुछ दोस्त यार घर पे आते हैं और वह अपने सांप पालने के शौक को उनसे साझा करता है, बताता है कि वह किस किस तरह के सांपों को पाला हुआ है और उन्हें किस तरह से खिलाता पिलाता है, वो सारी चीज़ें बताता है।
उसकी जो दोस्त मृणालिनी रहती है वह बार बार कैलाश से आग्रह करती है कि वह उसे सांप दिखाए। वह कहता है कि हाँ ठीक है दिखाता हूँ। तो कुछ और भी दोस्त आते हैं और कैलाश जो डॉक्टर चड्ढा का पुत्र होता है वह उन्हें अपने सांपों को दिखाता है। जब वह उन सांपों को अपने गले में लपेटता है तो उसके दोस्त उसे जैसे उकसाते हैं और कहते हैं कि अरे इसने इन सांपों के दांत तोड़ दिए हैं इसलिए ये इस तरह से दिखाता है। तो कैलाश को भी लगता है कि मैंने इन सांपों को पाला है, जितना मुझे जानकारी है ये लोग केवल ऐसे ही कह रहे हैं। वो उन सांपों को उठा उठा करके दिखाने लगता है और यह कहता है, वो उसे स्वाभिमान पे अपने चोट समझ में आती है तो कहता है कि दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने काले सांप को पकड़ लिया और मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है, इसका काटा तुरंत मर जाता है, इसके काटे की दवा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूं। और इस उकसावे पर कैलाश ने उस सांप को उठाया और जब उसने उसके दांत दिखाने की कोशिश की तो सांप ने उस वक्त कैलाश के हाथ में डस लिया और कैलाश की अंगुली से टप टप खून टपकने लगा। सांप ने उसे काट लिया और मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा लेकिन कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। आगे आप देखेंगे कहानी में ऐसा होता है कि कुछ ही समय पश्चात कैलाश की स्थिति खराब होने लगती है, सांप का जहर उसके ऊपर चढ़ने लगता है और वह उसकी हालत एकदम मरणासन्न हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है और कुछ लोग सलाह देते हैं डॉक्टर को कि एक महाशय बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। सभी के सभी रोने लगे। ये स्थिति पहुंच गई थी कैलाश की। तब कहानी आगे बढ़ती है कि दो व्यक्ति बात करते हुए, जो सपेरा शुरुआत में अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया रहता है, उसके पास दो व्यक्ति बात करते हुए जाते हैं और कहते हैं कि भगत राम, तुम चाहो तो डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काटा है और तुम अगर उनकी जान बचा दो तो वो तुम्हें मालामाल कर देंगे। और डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काटने की खबर सुनते ही भगत राम को अपने उस 7 साल के बच्चे की मृत्यु का, जिसका कारण वो डॉक्टर चड्ढा थे जिन्होंने अपने खेल के सामने उस बच्चे की जान को बचाना उचित नहीं समझा, वो कौंध गई, पूरा का पूरा दृश्य कौंध जाता है और वह एकदम भावुक उठता है उससे और कहता है कि जाए अपनी बला से, मैं नहीं बचाने वाला, क्योंकि उसी डॉक्टर की वजह से मेरे बच्चे की जान गई थी। अब आगे उसका वक्तव्य आप देखिए भगत राम का। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे। मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था, मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे, मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे पर उन्हें तनिक भी दया न आई। इस तरह की कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन होता है कि उसके जो भगत राम होता है, जो सपेरा मंत्र फूकने वाला, उस बूढ़े के मन में हलचल मचती है और अपने अंतर्मन से वह टकराता रहता है कि वह जाए या न जाए। जो उसकी बेटे की मृत्यु हुई रहती है उस प्रतिशोध में तो उसका जो बाह्य मन है वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, डॉक्टर का बेटा भले मर जाए, लेकिन उसका अंतर्मन यह बात स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भगत राम की जो प्रवृत्ति होती है वह ऐसी कि अगर कहीं भी सांप निकल जाए, कहीं भी किसी को सांप डस ले तो वह दौड़ा चला जाता था उसके प्राण की रक्षा के लिए। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने बेटे की उस मृत्यु की पीड़ा को याद करके वह नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका अंतर्मन उसे कहता है कि नहीं जाओ, अगर किसी की प्राण की रक्षा हो सके तो करनी चाहिए। इसी अंतर्द्वंद में जूझता हुआ वह रात में अचानक अपनी लाठी लेकर के और निकल पड़ता है डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर। वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सारे डॉक्टर, सारे मंत्र झाड़ने फूकने वाले लोग, सब लोगों ने जवाब दे दिया कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा। 4 घंटे से ऊपर बीत चुके थे और अंतिम संस्कार की तैयारी थी। तब भगत राम वहाँ पर पहुँचते हैं और
भगत राम पहुंच करके पूरी कोशिश करता है कि उस बच्चे को बचा ले। आगे कहानी जैसे जैसे बढ़ती जाती तो आप देखेंगे कि भगत राम वहाँ पहुँच करके कैलाश की जान को बचाने के लिए मंत्र फूंकता है और पानी से नहलाने की प्रक्रिया पूरा बताता है और सबको विश्वास जगाता है कि यह बच्चा बच जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। और एक क्षण ऐसा हुआ कि सुबह होते होते कैलाश ने आंखें लाल लाल करके खोली, अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। भगत राम वहाँ से निकलकर घर की तरफ लपका। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले घर पहुंच जाए। कहानी का अंत इस तरह से होता है कि वो प्राण की रक्षा उस बच्चे की कर लेता है। भगत राम अपने बेटे की मृत्यु का दर्द भूलकर वह उसी डॉक्टर चड्ढा के बेटे को बचा लेता है जिसने उसके बेटे की प्राण की रक्षा नहीं की। यह एक तरह से एक निश्चल मन का व्यक्ति है जो गरीब जरूर है, लेकिन उसके मन में किसी के लिए कोई प्रतिशोध नहीं है, कोई पाप नहीं है, वह निश्चल है। लेकिन वहीं एक धनिक व्यक्ति जो है, जिसके पास अथाह संपत्ति है, सब कुछ ऐश्वर्य है, सुख है, लेकिन वह गरीबों के प्राण को कोई कीमत नहीं देता, कोई अहमियत नहीं देता है। इन दोनों वर्गों के बीच का एक जो चरित्र है वह प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में प्रकट किया हुआ है। डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े को पहचान जाते हैं। जब उनकी बीवी कहती है कि मैंने तो सोचा था कि उस बूढ़े को कुछ रकम दूंगी, तब डॉक्टर चड्ढा कहते हैं, और यही कहानी का मूल मंत्र है, इसीलिए इस कहानी को मंत्र नाम दिया गया है, कि रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार एक मरीज को लेकर यहाँ आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करने को कहूँगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। यह जो निस्वार्थ भाव से, निश्चल मन से जो एक मनुष्य दूसरे के लिए जीता है, परोपकार के लिए जीता है, वह जीवन का सबसे बड़ा मंत्र डॉक्टर सीख लेता है और वही अपने जीवन का आदर्श बनाता है। प्रेमचंद जी की सारी कहानियाँ लगभग अंत में पहुँच करके एक आदर्श का निर्माण करती हैं। मानवता की भूमि पर एक उच्च आदर्श का निर्माण जो मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। और ऐसा ही डॉक्टर चड्ढा को प्रतीत होता है कि वह किसी रकम पूंजी के लिए वह बूढ़ा नहीं आया हुआ था। वह उस बच्चे के प्राण के लिए, भले ही डॉक्टर चड्ढा की वजह से उसके बेटे की जान गई हो, लेकिन वह डॉक्टर चड्ढा के बच्चे की जान बचा करके अपने भीतर के जो मनुष्य है, अपने भीतर का जो उसका आदर्श है, उसे वो जिंदा रखना चाहता है और उसी के लिए जा कर के उनके बच्चे की प्राण बचाता है। यह निस्वार्थ सेवा का भाव मनुष्यता के लिए बहुत आवश्यक है। प्रेमचंद की कहानियों में यह देखने को मिलता है। तो मंत्र कहानी का यह सारांश था। डॉक्टर चड्ढा, भगत राम और डॉक्टर चड्ढा का बेटा कैलाश इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो उम्मीद है आपको यह सारांश समझ में आया होगा, यह कहानी समझ में आ गई होगी और इस कहानी का मूल मंत्र भी आपके सामने प्रकट होगा। फिर एक नए कहानी की व्याख्या के साथ हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।